बॉलीवुड अभिनेत्री ऋचा चड्ढा अपनी एक्टिंग से ज्यादा बयानों की वजह से चर्चा में रहती है। इस बार उन्होंने भारतीय सेना पर आपत्तिजनक ट्वीट करके तूफान खड़ा कर दिया। उनके बयान की हर तरफ आलोचना हो रही है और उनके खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की जा रही है। हालांकि अभिनेत्री ने ट्वीट डिलीट कर माफी मांग ली है। दरअसल भारतीय सेना के उत्तरी कमान के कमांडिंग इन चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने एक बयान में कहा था कि अगर सरकार आदेश जारी करती है तो सेना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस लेने के लिए तैयार है। इस बयान को बाबा बनारस नाम के ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया था। इसी ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए ऋचा ने बुधवार को भारतीय सेना का मजाक उड़ाया और ताना मारते हुए बोला कि गलवान हाय बोल रहा है। हालांकि अब माफी मांगते हुए ऋचा ने ट्वीट डिलीट कर दिया है। अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से माफी मांगते हुए ऋचा ने कहा कि यह अनजाने में हुआ था। उन्होंने कहा कि यह उनके लिए एक भावनात्मक मुद्दा है। उन्होंने कहा, मेरी मंशा कभी भी किसी को अपमानित करने की नहीं थी। मुझे मेरे कहे 3 शब्दों के कारण विवाद में घसीटा गया। जाने अनजाने में मेरे द्वारा कहे गए शब्दों से अगर मेरे फौजी भाइयों की भावनाएं आहत हुई है तो मैं माफी मांगती हूँ। उन्होंने आगे कहा, मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि फौज में मेरे नाना जी लेफ्टिनेंट कर्नल रहे हैं और 1960 के दशक में उनके पैर में गोली लगी थी। मेरे मामा जी पैरा ट्रूपर थे। देशभक्ति मेरे खून में है। देश को बचाने के दौरान जब एक बेटा शहीद हो जाता है तो परिवार बुरी तरह से प्रभावित होता है। अगर कोई फौजी घायल होता है तो भी कैसा प्रभाव पड़ता है यह मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मेरे लिए यह एक भावनात्मक मुद्दा है। भाजपा नेता मनजिंदर सिंह ने ऋचा चड्ढा के ट्वीट को आपत्तिजनक और अपमानित करने वाला बताया। मनजिंदर सिंह ने इसे तुरंत डिलीट करने की मांग की थी। इसके साथ ही एक वीडियो शेयर करके उन्होंने ऋचा चड्ढा को 3rd ग्रेड एक्ट्रेस बताते हुए मुंबई पुलिस से उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने विवादित ट्वीट के चलते उनकी गिरफ्तारी की मांग की थी। उल्लेखनीय है कि जून 2020 में गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों को चीनी सैनिकों के साथ झड़प हो गई थी, जिसमें 20 भारतीय सैनिक बलिदान दे गए थे। घंटों चली झड़प में बड़ी संख्या में चीनी सैनिक भी मारे गए थे। हालांकि चीन ने आधिकारिक तौर पर अपने मृत सैनिकों की सही संख्या का खुलासा नहीं किया। गलवान संघर्ष के बाद दोनों देशों के बीच लद्दाख में एक महत्वपूर्ण युद्ध विराम हुआ था। हालांकि दोनों देशों ने क्षेत्र में एलएसी के पास अपनी तरफ करीब 60,000 सैनिक और उन्नत हथियार तैनात कर दिए थे। तब से आज तक चीन के साथ संबंधों में कड़वाहट घुली हुई है। ऋचा चड्ढा को उस घटना का मजाक उड़ाते देखना बेहद हास्यास्पद है। उन्हें संभवतः यह भी मालूम नहीं होगा कि भारतीय सैनिकों ने बिना किसी हथियार के चीनी सेना से बहादुरी से लड़ाई लड़ी और उन्हें पीछे धकेलने में कामयाबी हासिल की। दोस्तों, ऋचा चड्ढा पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और यह भी बताइएगा कि ऐसे लोग जो आर्मी वालों का मजाक बनाते हैं उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए। श्रद्धा वालकर के शव को टुकड़ों में काटने के लिए आफताब अमीन पूनावाला ने कई हथियारों का इस्तेमाल किया था। बताया जा रहा है कि पुलिस को अब तक 5 बड़े चाकू मिले हैं। इन्हें फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। इस बीच श्रद्धा के एक दोस्त ने बताया कि आफताब सिगरेट से उसके शरीर को दागता भी था। श्रद्धा की हत्या का खुलासा होने के बाद यह बात सामने आई थी कि उसके शव के 35 टुकड़े कर दिए गए थे। आफताब ने इन टुकड़ों को करीब 18 दिनों में एक कर फेंका। अब न्यूज एजेंसी ANI ने दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से बताया है कि शव के टुकड़े करने के लिए कई हथियारों का इस्तेमाल हुआ था। खुद आफताब ने पूछताछ में यह जानकारी पुलिस को दी है। पिछले कुछ दिनों में पुलिस ने 5 बड़े चाकू बरामद किए हैं, लेकिन वे आरी अब तक बरामद नहीं हुई है जिससे शव को काटा गया था। दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव का कहना है कि श्रद्धा की हत्या को करीब 6 माह बीत चुके हैं। इस दौरान आरोपित ने अधिकतम सबूत मिटा दिए होंगे। इस बीच श्रद्धा के एक दोस्त ने दावा किया है कि आफताब उसे सिगरेट से जलाता था। दोस्त का दावा है कि इसके बावजूद श्रद्धा उसे एक मौका देना चाहती थी। उस दोस्त की पहचान रजत शुक्ला के तौर पर हुई है। शुक्ला ने बताया कि साल 2021 में श्रद्धा ने उन्हें बताया था कि आफताब ने उसकी पीठ को सिगरेट से जला दिया था। यह सुन उन्हें काफी बुरा लगा था
शुक्ला के मुताबिक तब श्रद्धा के दोस्तों ने आफताब को पुलिस में शिकायत की चेतावनी दी थी, लेकिन श्रद्धा ने ही सबको रोक दिया था। श्रद्धा की हत्या 18 मई 2022 को आफताब ने कर दी थी। मामले का खुलासा नवंबर में हुआ। यह बात भी सामने आई है कि श्रद्धा ने आफताब के हिंसक बर्ताव के बारे में 2 साल पहले ही मुंबई के तुलिंज पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने आफताब से अपनी जान को खतरा बताया था। 23 नवंबर 2020 को उसने मुंबई की पालघर पुलिस को एक पत्र भी लिखा था। इसमें उसने बताया था कि उसका लिव इन पार्टनर आफताब उसे मारता पीटता है। अगर वक्त पर एक्शन नहीं लिया तो आफताब उसे टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। दोस्तों, आपके हिसाब से आफताब को क्या सजा देनी चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और श्रद्धा को इंसाफ दिलाने के लिए जस्टिस फॉर श्रद्धा भी जरूर लिखें। श्रद्धा हत्याकांड मामले में दिल्ली पुलिस को सबूतों को जुटाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। श्रद्धा की हत्या करने वाला आफताब अमीन पूनावाला न सिर्फ सनकी है बल्कि शातिर भी है। अदालत में भले ही उसने यह कह दिया कि उसने जो कुछ भी किया गुस्से में किया, लेकिन पुलिस जांच में उसकी सुनियोजित साजिश का खुलासा हो रहा है। इस मामले की जांच कर रही दिल्ली की महारोली पुलिस का कहना है कि आफताब पूनावाला ने सावधानी पूर्वक योजना बनाई थी कि श्रद्धा वालकर की हत्या के बाद उसके शरीर के अंगों को कैसे ठिकाने लगाना है। इसके लिए उसने सावधानी अपनाई थी। मिड डे की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पुलिस को यह भी पता चला है कि वह ट्रैक किए जाने और पकड़े जाने से बचने के लिए हर तिकड़म अपनाता था। जब भी वह श्रद्धा के अंगों को फेंकने के लिए घर से बाहर निकलता था तो वह अपना मोबाइल फोन घर पर ही छोड़ देता था। इस वजह से पुलिस को हत्याकांड के हर पहलू को एक साथ जोड़ने में परेशानी हो रही है। पूनावाला के प्लेट मार्किंग स्पोर्ट से शरीर के अंगों को ठिकाने लगाने के लिए जो नक्शा मिला है वह एक और कारण है जिससे पुलिस को संदेह है कि योजना बनाई थी। एक अधिकारी ने बताया कि उसने हत्या के बाद हर कदम पर योजना बनाई। उसने इलाके की रेकी की और अंगों को फेंकने के लिए प्लेट से 2 किलोमीटर दूर जंगलों के अंदरूनी भाग को चुना। पुलिस का कहना है कि आफताब ने न केवल डेक्स्टर जैसी क्राइम सीरीज से प्रेरणा ली बल्कि सबूतों को नष्ट करने के लिए तरीकों का भी अध्ययन किया। उसकी सोच यह थी कि हत्या का पता चलने पर भी कानून प्रवर्तन एजेंसियां पुख्ता सबूत की कमी के कारण उस पर अपराध का आरोप न लगा सके। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को आफताब पूनावाला को अदालत में पेश करते हुए इसी आधार पर उसकी हिरासत मांगी थी। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया था कि उसे घटनाओं को क्रम को स्थापित करने और सबूत खोजने के लिए और समय की जरूरत है। पुलिस विभाग के सूत्रों ने कहा कि पुलिस के पास आफताब के पिछले 6 महीनों की कॉल डिटेल रिकॉर्ड है, लेकिन मई और जून के महीनों में मोबाइल की लोकेशन उसके छतरपुर हिल्स स्थित फ्लैट की है। उसी दौरान आफताब ने श्रद्धा के शव के 35 टुकड़ों को ठिकाने लगाया था। पूछताछ के दौरान आफताब ने पुलिस को बताया कि उसने श्रद्धा के शव के अधिकांश टुकड़े दिल्ली के महारोली के जंगलों और गुरुग्राम के जंगल में फेंके थे। हालांकि मोबाइल लोकेशन इन जगहों की नहीं है। इससे पता चलता है कि वह जानबूझकर शव के टुकड़े फेंकने के वक्त मोबाइल लेकर नहीं जाता था। पुलिस के सामने दूसरी चुनौती सीसीटीवी फुटेज की है। हत्याकांड के 6 महीने बीत चुके हैं और पुलिस को सबूत के तौर पर कोई डेटा नहीं मिल रहा है। वकोल पुलिस अधिकारी उसके फ्लैट के ठीक सामने एक सीसीटीवी कैमरा है। हालांकि अब इसमें घटना के समय का कोई भी फुटेज उपलब्ध नहीं है। साथ ही आफताब ने शव को ठिकाने लगाने में महीनों का समय लगा दिया और हत्या के बाद कुछ महीने बाद तक श्रद्धा का सोशल मीडिया प्रोफाइल एक्टिव रखा ताकि किसी को संदेह ना हो। पुलिस ने यह भी कहा कि आफताब को पता था कि श्रद्धा अपने परिवार के संपर्क में नहीं है। पुलिस के अनुसार श्रद्धा के कुछ दोस्तों ने ही सोशल मीडिया पर उससे संपर्क करने की कोशिश की थी क्योंकि उसका नंबर बंद था। इस दौरान आफताब ने उनमें से कुछ को सोशल मीडिया पर जवाब दिया था, इसलिए किसी को संदेह नहीं था कि कुछ गलत हुआ है। इस बीच दिल्ली पुलिस की एक टीम ने फोरेंसिक विशेषज्ञों की मदद से आगे की तलाश लेने के लिए बुधवार 23 नवंबर 2022 को दिल्ली से आफताब के फ्लैट की तलाशी ली। एक अन्य टीम पूनावाला द्वारा बताए गए स्थानों का निरीक्षण करने महारोली जंगल भी गई। पुलिस ने गोताखोरों को भी महारोली तालाब की तलाशी लेने के लिए बुलाया ताकि पता लगाया जा सके कि श्रद्धा के शरीर के अंग उसमें फेंके गए हैं या नहीं। दूसरी तरफ आफताब पूनावाला का पॉलीग्राफ टेस्ट बुधवार को नहीं हो सका बल्कि 24 नवंबर को हुआ। कहा जा रहा है कि वह चिकित्सकीय रूप से फिट नहीं था, उसे कथित तौर पर बुखार था। डॉक्टरों ने कहा कि वह पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लायक नहीं है। गुरुवार को उसका पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है।
ऐसे में आपका इस खबर पर क्या कहना है, जरूर बताएं।